एसआईपी क्या है? एसआईपी में इन्वेस्ट करें या नहीं? एसआईपी कैसे वर्क करती है? एसआईपी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? हम में से बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है, बट हमें मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है। हमारे पास टाइम भी कम है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्यादा मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए समय की जरूरत है। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी फीस के बारे में थोड़ा जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, फिर अपनी एसआईपी बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा, आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं। कौन से फंड्स बेस्ट हैं? म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है। दूसरी तरफ आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर भूल जाते हैं और 10 से 15 सालों के बाद निकालते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज किसी भी कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लगातार देख रहा है तो इससे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में वो इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म्स में इंडेक्स फंड आर बेस्ट। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वे इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। एसआईपी की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपको कितना रिटर्न मिलना है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो, जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 95% हैं। अगर आप 5 to 10 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए वेट करते हो तो उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। नंबर 3, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप मत करना। 5 to 10 ईयर वेट करना तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके रिटर्न्स आपके पेशेंस पर डिपेंड करते हैं। अपने फंड्स को विड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, इस फंड में अगर हम 1 साल से पहले फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा, और अगर हम 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो। म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम और एसआईपी। लमसम में आप एफडी की तरह एक बार में ही अपने पैसों को लगाकर छोड़ देते हो, और एसआईपी में आप थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है, लमसम करें या एसआईपी? मान लो आपके पास 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो भी क्या आपको 5000 रुपए की ही एसआईपी हर महीने करनी चाहिए? किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे कि ईयर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक क्रैश कर गई और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड चली गई, तो उस टाइम पर लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा। और दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5000 रुपये एसआईपी करते हो, एक महीने मार्केट ऊपर गया, आपने 5000 रुपये डाले, आपको थोड़े कम यूनिट मिले,
फिर दूसरे महीने मार्केट नीचे आया तो भी आपने 5,000 रुपये डाले, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिले। ऐसे करके आप कंपनीज को उनके एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो, जब वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह SIP से आपको एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक मौका मिल जाए जब मार्केट या निफ्टी 50 की कोई कंपनी तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप SIP में ही इन्वेस्ट करें। SIP के टॉप 3 मिथ्स। मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको SIP नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। वास्तव में अगर लॉन्ग टर्म्स में आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो, हमें SIP करते रहना चाहिए। तभी रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, SIP को मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन असल में SIPs में हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। SIP अमाउंट या डेट चेंज करने से लेकर SIP को कुछ टाइम तक पॉज या स्किप भी किया जा सकता है। आप अपनी SIP को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ इनकम रेज होने पर अपनी SIPs भी बढ़ानी चाहिए, तो अपनी एग्जिस्टिंग SIPs को SIP टॉपअप के थ्रू ईजिली मॉडिफाइड कर सकते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग SIPs को ही फिक्स अमाउंट या परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं। कई फंड हाउसेज रेगुलर इंटरवल्स पर SIP बढ़ाने का ऑप्शन भी देती हैं। ये 6 मंथ या 12 मंथ्स हो सकता है। मिथ नंबर 3, SIP के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो रिस्की होता है। ये भी गलत है। SIP के थ्रू आप न सिर्फ इक्विटी के डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेब्ट, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको 3 टाइप्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा। नंबर 1, ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट से होने वाले लाभ या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी लाभ या डिविडेंड नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट्स की वैल्यू टाइम के साथ कंपाउंड होती जाती है। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनीज द्वारा अपने लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेज दिया जाता है, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। नंबर 3, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट कैश में ना देकर उन डिविडेंड से म्यूचुअल फंड्स की एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर ली जाती हैं। कुछ हद तक ये ग्रोथ की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग। ग्रोथ में कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, जिससे उसकी यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट री इन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय कर ली जाती हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और सेम ग्रोथ ऑप्शन में भी 50,000 रुपीज़। उस समय पर यूनिट वैल्यू दोनों ही ऑप्शंस की 10 रुपीज़ थी, जिससे आपको 5,000 और 5,000 यूनिट्स दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज़। लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में आपको 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000 रुपीज़। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड देने के बाद वे 2 रुपीज़ उसकी यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज़ और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हुई 15 रुपीज़। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आपको 10,000 रुपीज़ के डिविडेंड की 769.27 यूनिट्स 13 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से दे दी गई, जिससे आपकी टोटल यूनिट्स हुई 5,769.27 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की कुल 5,000 यानी सेम रही, जिससे आपकी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की टोटल वैल्यू होती है 74,999.99 और वहीं ग्रोथ ऑप्शन की 75,000 यानी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 0.01 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जो कुछ खास नहीं है लेकिन अंतर समझाने के लिए काफ़ी है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये होता क्या है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही इसके टाइप्स और एडवांटेजेस के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। ETF क्या है? ETF एक इन्वेस्टिंग मेथड है।
ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। लेकिन ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरह होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस भी हर सेकंड चेंज होती रहती है। हम इसे स्टॉक्स की तरह ही आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। ETFs में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ETFs के सेवरल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स ETFs, बॉन्ड ETFs, कमोडिटी ETFs, गोल्ड ETFs या रियल एस्टेट ETFs। एक ETF जिस टाइप का होता है उसके फंड्स उसी टाइप की चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे स्टॉक ETF में ETF के फंड स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड ETF में ETF के फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं। ETF में हमें म्यूचुअल फंड्स की तरह कोई मैनेजमेंट फी नहीं देनी पड़ती, उसमें हमें स्टॉक्स की तरह ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेस्ट हैं। इसमें ज़्यादा रिसर्च करने या मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और 500 रुपये से भी ETFs और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO क्या है? NFO में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदे हैं? क्या इसमें इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे? NFO की फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। ये कोई न्यू स्कीम का ऑफर है। एक्चुअली होता ये है, जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च कर रही होती है तो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो शेयर्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट कर पाए, तो वे तब मार्केट में NFO इंट्रोड्यूस करती हैं। NFO काफ़ी हद तक IPOs की तरह ही है। जैसे कंपनीज IPOs के माध्यम से मार्केट से पैसे रेज करती हैं, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड्स NFO के माध्यम से पैसे रेज करते हैं। गाइस, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, हमारा मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे में अगर हमारा नॉलेज ही अधूरा होगा तो हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो अब जान लेते हैं NFO में हमें कैसे प्रॉफिट होगा। जब भी इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि मार्केट में नया NFO आने वाला है तो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद हमें जल्दी पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, लाइक IPOs। क्योंकि मोस्टली NFO की NAV ₹10 पर यूनिट होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। हम सोचने लग जाते हैं कि यार इतने कम दाम में यूनिट्स मिल रहे हैं जिससे काफ़ी कम टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट NAV का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट फंड में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने % के रिटर्न्स देगा। मतलब आपका प्रॉफिट फंड्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ना कि NAV पर। NAV चाहे 10 हो, 100 हो या 1000, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। NAF कोई रातों रात पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका प्रॉफिट NAV पर नहीं, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो आपको किसी ऐसे फंड या NFO की तलाश करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस ब्रिलियंट हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।